हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी के बारे में भी हमारा टॉपिक चला हुआ था असहयोग आंदोलन पर, कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों शुरू किया था और कैसे इस आंदोलन का आगे विकास हुआ, कैसे प्रगति हुई और इसका क्या परिणाम निकला। तो हमने जो है पिछली क्लास में कर लिया था कि असहयोग आंदोलन की परिस्थितियों के कारणों के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको इसमें 4-5 पॉइंट करवा भी दिए थे। जैसे कि असहयोग आंदोलन के शुरू होने का एक कारण हमने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसी स्थितियां हो गई, उसके कारण भी जो है गांधी जी को फैसला लेना पड़ा असहयोग आंदोलन शुरू करने का। फिर दूसरा पॉइंट था आर्थिक हानि की, पैसे की हानि हो रही थी देश में, मूल्य में वृद्धि हो रही थी, बेरोजगारी फैल रही थी, प्लेग जैसी महामारियां फैल रही थी, तो उसके कारण भी जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। थर्ड पॉइंट था रोलेट एक्ट कानून आया, जो कि आया था 17 मार्च 1919 को, जिसमें कि किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था उसको बिना मुकदमा चलाए, उस पर थोड़ा सा भी शक होने पर। तो इस एक्ट का भी विरोध हुआ। इस एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और उसके कारण जो है गांधी जी ने फैसला लिया कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह करना होगा, उनका बड़े लेवल पे विरोध करना होगा, जिससे कि हमारी मांगों को अंग्रेजी सरकार माने। तो ये मैंने आपको पिछली 4 पॉइंट करवा दी थी। तो आज की हमारी जो रिपोर्ट है, आज का हमारा जो पॉइंट है वो है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट, कि जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहां पर निहत्थे लोगों पर उस जलियांवाला बाग में गोलियां चला दी थी अंग्रेजों ने, अंग्रेजी जनरल डायर ने। तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, रिजल्ट निकाला गया कि कितने लोग वहां पर थे, क्यों मारे गए, कैसे मारे गए, इन सभी के बारे में। कि अंग्रेजों के अत्याचारों एवं समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध की घटना और जलियांवाला बाग की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी, कि इंग्लैंड तक ये मुकदमा पहुंच गया, इंग्लैंड तक ये बात पहुंच गई कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हो गया है पंजाब में, और वहां की जनता ने इतना ज़्यादा विद्रोह कर दिया है। वहां इंग्लैंड की संसद में भी जो है इस कांड की कटु आलोचना की गई और इसे पैशाचिक कांड कहा गया, मतलब एक बहुत गलत काम कहा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना का विरोध करते हुए जो अपनी उपाधि थी सर की, वो वापस लौटा दी। पूछ लिया जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि किस घटना के बाद लौटाई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है गुस्से में उन्होंने अपनी उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने ही उन्हें यह उपाधि प्रदान की थी। पंजाब सहित समस्त देश में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की मांग की जाने लगी। इस पूरे मामले के जो इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, इतने लोग मारे गए, इसकी पूरी जांच की जाए और जो सजा के दोषी हैं उन दोषियों को सजा दी जाए। तो शंकर नायर ने भी वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। विरोध और जांच की मांग को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर, एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है लॉर्ड हंटर, उसकी अध्यक्षता में कमेटी, एक टीम गठित कर दी कि ये टीम जो है इस पूरे हत्याकांड की जांच करेगी। इस समिति में फिर या इस कमेटी में भारतीय सर चिमनलाल सीतलवाद और पंडित जगत नारायण और कुछ अंग्रेज सदस्य थे। तो पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमेटी गठित की थी जिसका नाम था हंटर कमेटी, उसमें कौन से भारतीय लोग शामिल थे? एक तो था सर चिमनलाल सीतलवाद और दूसरा था पंडित जगत नारायण, बाकी अंग्रेज थे इसमें। दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी थी उसने भी अपनी प्राइवेट जांच एजेंसियां या प्राइवेट रूप से जो है जांच करवाने के लिए अपनी टीम गठित कर दी। तो जो ये हंटर कमेटी, हंटर टीम बनी थी, इसने 25 मार्च 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने अपनी रिपोर्ट में सरकार को दोषी नहीं माना, मतलब किसने रिपोर्ट की, तो इसमें अंग्रेजी सरकार का दोष नहीं माना कि अंग्रेजी सरकार का इसमें कोई खोट नहीं है। यहाँ तक कि जो जनरल डायर के निर्णय को भी केवल एक भूल मात्र बताया, कि जनरल डायर ने जो गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था वो उनसे भूल हो गई थी। इस टीम ने जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।
जनरल डायर को पद से मुक्त कर दिया गया, मतलब उनको पद मिला हुआ था, जो जॉब मिली हुई थी, उससे हटा दिया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड के अनुदारवादी सदस्यों ने तो जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताकर उसे एक तलवार तथा 26,000 पाउंड उपहार स्वरूप भी प्रदान की कि उन्होंने अंग्रेजों के लिए इतना बड़ा काम किया है, अंग्रेजों के लिए इतने बड़े विद्रोह को दबाया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार जो है अपनी इस कांड को दबाना चाहती थी और पक्ष लेना चाहती थी। मतलब एक झूठी रिपोर्ट तैयार की जिसमें कि जनरल डायर को मात्र भूल बताकर कहा कि इनको सजा दे दी गई है, इनको जॉब से निकाल दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड में जाकर जो है वहाँ का जो अनुदारवादी जो था पार्टी, उसने जो है इसको सम्मानित भी किया था। जनरल डायर को गोलियां जिसने चलाई थी इसको सम्मानित भी किया था, किसने इतने भारतीयों के विरोध को दबाया ताकि भारतीयों के मन में डर बैठ जाए। अतः हंटर कमेटी की रिपोर्ट से भारतीयों के सीने में आग लगी कि एक झूठी रिपोर्ट है जिसमें कि जनरल डायर को सही बताया गया है और उन्हें इनाम भी दिया गया, तो इसका काफी विरोध हुआ। अब गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार को सहयोग न करने का निर्णय ले लिया और असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला ले लिया। तो आप ये याद रखिएगा कि हंटर कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड हंटर था। और ये हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 25 मार्च 1920 को। और इसमें कौन से 2 भारतीय सदस्य थे, तो एक तो चिमन लाल थे, दूसरा पंडित जगत नारायण, बाकी अंग्रेज लोग थे। अब जो कांग्रेस ने अपनी जांच समिति गठित की थी प्राइवेट, उसके बारे में देखते हैं कि कांग्रेस की जांच समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक अलग से कमेटी या अलग से टीम गठित की। महात्मा गांधी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इस टीम का नेतृत्व किसने किया, महात्मा गांधी ने। इस टीम में शामिल कौन कौन थे, चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी और जयकर इस कमेटी के सदस्य थे। इन्होंने घटना की जांच पड़ताल की, पूरी जलियांवाला बाग हत्याकांड में उस घटना की पूरी जांच पड़ताल की। अपनी रिपोर्ट में पंजाब के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी घोर निंदा की गई। हंटर आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को तो उनके पद से हटा दिया गया था, वो तो हमने ऊपर देखा था। हंटर कमेटी में की रिपोर्ट जब उन्होंने प्रस्तुत की तो उसके बाद कहा गया कि इन जो अंग्रेज जनरल डायर है उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। परंतु पंजाब का जो गवर्नर था सर माइकल, वह अपने पद पर ही रहा। यहाँ तक कि मॉन्टेस्क्यू ने भी सर माइकल के कार्यों की खूब सराहना की। जब लॉर्ड सभा में लॉर्ड फिल्ले ने जनरल डायर की क्षमा याचना के लिए प्रस्ताव पेश किया तो भारतीयों में आक्रोश की लहर उत्पन्न हो गई। इन सब बातों का महात्मा गांधी पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाने का निर्णय ले लिया। तो इसमें जो कांग्रेस ने अपनी जांच कमेटी गठित की थी, इसने अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की और हंटर कमेटी ने अलग रिपोर्ट का रिकॉर्ड बनाया था कि इतने लोग मारे गए थे, इतने लोग वहाँ पर थे। और हंटर कमेटी में तो जो है जनरल डायर को नाम मात्र इतनी सजा दी गई कि उन्हें सिर्फ नौकरी से निकाला गया था, बाकी उनको जेल वगैरह की कोई सजा नहीं हुई थी। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की एवं जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था। तुर्की जो देश था, तुर्की देश जो है उसने जर्मनी के विरुद्ध खिलाफ जाकर जो है किनका साथ दिया था, अंग्रेजों का, इंग्लैंड का मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था। तो मुसलमान तुर्कों के खलीफा को अपना धार्मिक नेता मानते थे। जो मुसलमान थे सारे, भारत के भी मुसलमान हो चाहे वो अन्य देश के मुसलमान हो, वो जो तुर्की देश था उसके खलीफा को अपना सबसे बड़ा धार्मिक नेता मानते थे, अपना मुसलमानों का गुरु मानते थे उनको। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि तुर्की की अखंडता और खलीफा के पद को बनाए रखने का आश्वासन दिया। अंग्रेजों को हेल्प की ज़रूरत थी प्रथम विश्व युद्ध में, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि तुर्की के मुसलमानों को कहा कि आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, हम आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे, हम आपके खलीफा की भी इज्जत करेंगे और उनके पद की भी इज्जत करेंगे और आपकी मतलब आपके देश को कोई आंच नहीं आएगी। तो ऐसा आश्वासन दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। मौलाना आज़ाद, ये मुसलमानों के नाम हैं जो भारतीय मुस्लिम थे। मौलाना आज़ाद, अब्दुल बारी, हकीम अजमल खान, अहमद अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे मुस्लिम नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया और भारतीय मुसलमान जो थे वो तुर्की के विरुद्ध अपने ही मुसलमान भाइयों से भिड़े।
तो विश्व युद्ध में जो है जर्मनी हार गया, परंतु अंग्रेजों ने अपने वचन से फिरते हुए तुर्की विघटन करने में अपमानजनक शर्तों को मानने के लिए बाध्य किया। कि मतलब उसमें जर्मनी हार गया और तुर्की देश जीत गया था इंग्लैंड के साथ, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने जो है तुर्की देश जो था उसके वहाँ के नेताओं का, वहाँ के मुसलमानों का अपमान किया और उन्हें संधि करने के लिए मजबूर किया। तुर्की की अखंडता को बनाए रखने तथा सुल्तान के धार्मिक नेतृत्व को कायम रखने के लिए भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का विरोध किया कि आपने युद्ध शुरू होने से पहले कहा था कि आप तुर्की के जो खलीफा हैं उनका सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे और उनकी अखंडता पर कोई आंच नहीं आने देंगे, लेकिन अब आप अपने वादे से, अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो इन सब के कारण जो है भारतीय मुसलमान गुस्सा हो गए अंग्रेजों से और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया और उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन किन्होंने शुरू किया था? तो भारत के मुसलमानों ने शुरू किया था। सिर्फ भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ। तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ या शुरू कहाँ से हुआ था? ये लखनऊ अधिवेशन में किया गया। कब? 1919 में। इसी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी भी गठित की गई, एक टीम गठित की गई, उसका नाम था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। नवंबर 1919 में दूसरे खिलाफत आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं ने भी भारतीय मुसलमानों का साथ दिया और उन्होंने भाग लिया था। इसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया और अपने वचनों से फिरने पर गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार की काफ़ी आलोचना की कि अंग्रेजी सरकार अपने वादे से मुकर रही है। उन्होंने तुर्की के खलीफा की बातें मानने का और उनको इज्जत देने का, सम्मान देने का फैसला किया था, उनकी सहायता करने का फैसला किया था, लेकिन अगर अब अंग्रेज ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो अपने बात से, अपने वादे से मुकर रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं को भारतीय मुसलमानों का हर तरह का साथ देने की सलाह दी। गांधी जी के परामर्श या फिर उनके सुझाव से ही जो है 19 जनवरी 1920 को डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल, मतलब एक लोगों का ग्रुप था, वो वायसराय से मिला। वायसराय ने इस प्रतिनिधि मंडल को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मतलब कुछ बातचीत तो हुई थी इनकी, लेकिन कुछ सेटिस्फिकेशन वाली बातचीत नहीं हुई। उसने कहा, तुर्की जर्मनी के अन्य साथियों की तरह अपने कर्मों का फल भुगते बिना नहीं रह सकता। तो वायसराय ने क्या जवाब दिया था इन मुसलमानों को, इस प्रतिनिधि मंडल को, कि तुर्की जो है वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसने काम ही ऐसे किए कि अब उसको सजा मिल रही है। फिर जनवरी 1920 में इस खिलाफत कमेटी की एक बैठक जो थी वो दिल्ली में बुलाई गई। इसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रस्तुत किया था कि हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। जिसमें कि शौकत अली जो कि मुसलमान थे, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंसारी आदि मुस्लिम नेताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि आप असहयोग आंदोलन चलाइए, हम आपके साथ हैं। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए कांग्रेस पर खिलाफत आंदोलन के शामिल होने के लिए दबाव डाला। तो कांग्रेस ने जो है क्या कहा कि खिलाफत आंदोलन जो है इसको भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सरकार को असहयोग देना, उनका सहयोग ना करना। इस पर महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोगी बन गए। उन्होंने 1922 में ब्रह्मफोल्ड न्यायालय में उन कारणों का जिक्र किया जिनके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी सरकार के प्रति सहयोग की नीति को छोड़कर असहयोगी नीति को अपनाने पर मजबूर हुए थे। एक न्यायालय था, कोर्ट था 1922 में ब्रह्मफोल्ड। तो वहाँ पर उन्होंने जो कारण भी बताए थे कि मैं किन कारणों से जो है ये इतना बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहा हूँ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग की नीति अपनाने जा रहा हूँ। तो अब इस प्रकार से जो है इन कारणों से ये असहयोग आंदोलन जो है शुरू हो गया, जिसमें कि हमने 5-6 पॉइंट्स को पढ़ा। पहला पॉइंट हमने किया था कि प्रथम विश्व युद्ध कारण रहा। फिर इस असहयोग आंदोलन के शुरू होने का दूसरा कारण हमने पढ़ा था आर्थिक हानि, कि भारत को पैसे की हानि हो रही थी। तीसरा कारण हमने पढ़ा कि रोलट एक्ट कानून पास किया था अंग्रेजी सरकार ने 17 मार्च 1919 को। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, उसके कारण जो है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई, तो उसके कारण भी जो है लोगों में विरोध हो गए, विद्रोह फैल गया
और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला कर लिया। फिर हंटर कमेटी, जो कि अंग्रेजों की तरफ से एक टीम की कमेटी थी, गठित की गई थी, उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो उस रिपोर्ट से भी भारतीय संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो एक टोटली झूठी रिपोर्ट थी। फिर भारतीयों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कांग्रेस ने। तो उसके बाद जो है इस रिपोर्ट में जो है फैसला लिया कि हम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग की नीति अपनाएंगे। फिर भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। तो उस आंदोलन के बाद जो है असहयोग आंदोलन पूरी तरह से जो है मतलब असहयोग करने के लिए गांधी जी पूरी तरह से तैयार हो गए और उन्होंने अपना अंतिम निर्णय ले लिया कि अब हम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग की नीति अपनाने जा रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। अब आता है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के असहयोग के कार्यक्रम को मुस्लिम लीग ने, मतलब जो मुस्लिम नेता थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। असहयोग पर विचार करने के लिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन या मीटिंग बुलाई गई। कहाँ पर? 1920 ईस्वी में, और कलकत्ता में मीटिंग बुलाई गई थी कांग्रेस की। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय को असहयोग आंदोलन से कोई सहानुभूति नहीं थी। मतलब जो लाला लाजपत राय थे वो इतने खुश नहीं थे इस आंदोलन को शुरू करने को। C.R. दास, B.C. पाल, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट और जिन्ना भी असहयोग आंदोलन नहीं चलाना चाहते थे। तो कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन को चलाने के पक्ष में कौन कौन से नेता खुश नहीं थे। तो आपको याद रखना, एक तो लाला लाजपत राय, एक C.R. दास, एक B.C. पाल, पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। ये जो लोग थे वो असहयोग आंदोलन चलाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन इन नेताओं के विरोध के बावजूद गांधी जी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस में पारित कराने में सफल हो गए। इस अधिवेशन में उन्होंने प्रस्ताव पारित करवा लेकर असहयोग आंदोलन शुरू किया जा रहा है। दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। नागपुर जो है राज्य, वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया नागपुर शहर में। इससे पहले गांधी जी ने संपूर्ण भारत का दौरा किया था। उन्होंने भारत में एक यात्रा निकाली थी, एक पूरा राउंड लगाया था और जनता को अपने आंदोलन और विचारधारा के विषय में जानकारी दी कि हम जो है अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। इस आंदोलन के ये नियम हैं, तो आप हमारा साथ देना। इस अधिवेशन में कांग्रेस का अंतिम विरोध भी खत्म हो गया था। कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव को C.R. दास ने पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत किया, जिसे कांग्रेस ने भारी मत से स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट, कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को देशव्यापी पूरे देश में फैलाने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और जनता को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया लोगों को, क्योंकि वो चाहते थे कि इस आंदोलन में भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जनता उनका साथ दे। उन्होंने कांग्रेस के ढांचे में भी परिवर्तन किया। कांग्रेस प्रांतों में कांग्रेस कमेटियां गठित की गई और कांग्रेस के दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखने के लिए 15 सदस्यों की कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी बनाई गई, कि जो है छोटे छोटे कमेटियां बनाई गई, उनके ऊपर बड़ी कमेटियां बनाई गई, ताकि वो ध्यान रख सके कि जो छोटी कमेटियां हैं वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं। इस प्रकार असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया और उन्होंने इस आंदोलन का लक्ष्य क्या रखा था? स्वराज्य प्राप्ति, अपने देश में अपना राज स्थापित करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। तो पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो स्वराज्य की प्राप्ति इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। कि महात्मा गांधी ने कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर प्रकाश डाला कि क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, हम किन किन तरीकों से सरकार को असहयोग देंगे। जिसमें कांग्रेस ने माना कि खिलाफत और पंजाब के अत्याचारों के ठीक होने तक और आगे ऐसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए स्वराज्य जो है प्राप्त करना जरूरी है।
इसके लिए उन्होंने अहिंसात्मक ढंग से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की अपील की। गांधी जी ने कहा कि जो हम ये आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा आंदोलन असहयोग की नीति पर आधारित होगा। मतलब हम सरकार को असहयोग नहीं, सॉरी, अहिंसात्मक होगा। हम इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं करेंगे। आंदोलन आरंभ करने की अपील की। गांधी जी के कार्यक्रमों की कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई, मतलब उनको पारित कर दिया गया। और इस आंदोलन के कार्यक्रम मुख्य क्या थे, तो उनको हम पॉइंट्स के थ्रू देखते हैं। पहला पॉइंट है कि सरकार जो उपाधियां दे रखी है हमारे भारत के लोगों को, जो पदों पर नौकरी दे रखी, जो मेडल देख रहे हैं, उन सभी का हम त्याग कर दें, उन सभी को हम लौटा देंगे। मनोनीत सदस्यों द्वारा स्थानीय संस्थाओं से त्याग पत्र की, जिन्होंने अंग्रेजों की पार्टी को थोड़ा बहुत ज्वाइन कर रखा है, जो छोटे मोटे मेंबर हैं, वो इस पद से भी त्याग पत्र दे देंगे। जो सरकार के उत्सव होते हैं, दरबारी उत्सव हो, इसके अलावा सरकार के जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, उसमें हम कोई भी भारतीय शामिल नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट कि सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का हम पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। जो वकील है भारत के, जो बैरिस्टर है, वो अदालतों का बहिष्कार करेंगी। सेना एक कर्मचारी एवं मजदूरों द्वारा ब्रिटिश शासन की ओर से मेसोपोटामिया में लड़ने से इनकार करेंगी कि जो हमारी सेना है वो अंग्रेज लोग हमारी सेना को जहाँ पर लड़ने के लिए ले जाते हैं युद्ध में, तो हमारी सेना वहाँ पर अब नहीं जाएगी अंग्रेजों के कहने पर। हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। अपने देश में बने हुए माल का प्रयोग करेंगे और जो अंग्रेजों की बनी हुई चीज़ें हैं उनका हम विरोध करेंगे। सुधारों द्वारा निर्मित होने वाली व्यवस्थापिकाओं का बहिष्कार करेंगे। परिषद के चुनाव में भाग लेने व वोट देने से हम इनकार करेंगे। हम किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे, हम किसी भी मतदान में भाग नहीं लेंगे। तो ये 8 पॉइंट थे जिनके द्वारा इनका कार्यक्रम ये बातें शामिल की गई कि इन तरीकों से जो हम अंग्रेजी सरकार का विरोध करेंगे, उनको असहयोग देंगे। असहयोग कार्यक्रम जो एक रचनात्मक भी था, इसमें मुख्य बातें इस प्रकार थी कि देश में गैर सरकारी व राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं का हम निर्माण करेंगे। अपने देश में बने हुए स्कूल कॉलेजों की स्थापना करेंगे ताकि हमारे बच्चे, हमारे भारत देश के स्टूडेंट जो है वो वहाँ पर पढ़ सके। आपसी झगड़ों का निपटारा जो हम अंग्रेजों के न्यायालयों में नहीं ले जाएंगे, बल्कि उनको हम पंचायतों के थ्रू समाप्त करेंगे, फैसला कर लेंगे। कौंसिलों की जगह कांग्रेस संस्थाओं का निर्माण करेंगे। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे और चरखे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे। अस्पृश्यता को समाप्त करेंगे, मतलब छुआछूत को, और हिंदू मुस्लिम जो है एकता पर बल देंगे कि भारत के हिंदू और मुस्लिम जनता जो है वो साथ मिलकर इस आंदोलन का विरोध कर रही है। महात्मा गांधी ने लोगों को कहा कि अगर वे स्वराज्य की अपने देश में अपना राज लाना चाहते हैं तो उन्हें कष्ट सहने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बलिदान देने होंगे, और तो 1 वर्ष के अंदर ही जो है स्वराज्य की प्राप्ति हम कर लेंगे। तो गांधी जी ने ऐसे लोगों को नेतृत्व प्रदान किया। परंतु असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों को यदि हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि गांधी जी द्वारा कृषक एवं मजदूर वर्ग को किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी प्रदान नहीं की कि किसानों को और जो मजदूर वर्ग थे उन पर गांधी जी ने जो है कोई काम उनको नहीं सौंपा था। सभी बातें जो है मध्यम वर्ग से जुड़ी थी, जैसे कि वकालत बंद कर देंगे, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार कर देंगे आदि। और आम जनता को केवल क्या निर्देश दिया गया, क्या ऑर्डर दिया गया कि स्वदेशी वस्तुएं अपनाओ और चरखा कात लो। तो ये असहयोग आंदोलन के कारण थे, वो कार्यक्रम थे। अब आगे जो है इस असहयोग आंदोलन की प्रगति है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद आता है प्रगति को देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम आगे इस पॉइंट की समाप्ति को देखेंगे, तो उसको जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगे। तो अब तक हमने इस असहयोग आंदोलन के टॉपिक में कर लिया कि किन किन कारणों से आंदोलन को शुरू किया गया था, आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ प्रस्ताव पास हुए इसके, और इसके मतलब कार्यक्रम क्या क्या थे, इनके बारे में हमने डिटेल से देख लिया। अब हमें इसके आगे प्रगति देखकर और इसको समाप्त या इसको गांधी जी ने वापस कैसे लिया था, इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप जो मैंने 2 क्लास आपको अब तक करवाई हैं असहयोग आंदोलन पर, उनसे जो है आपको ये असहयोग आंदोलन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है इस क्वेश्चन को लेकर, असहयोग आंदोलन को लेकर,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो है वहाँ पर भी आप अपने डाउट को रख सकते हैं मेरे सामने, मैं आपको जवाब दे दूँगी। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ क्लास को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने बायो में दिया हुआ है हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में, तो वहाँ से आप क्लिक करके जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर जो आपको इसको ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये कंप्लीट होने के बाद इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी फ्री में। आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और इस टॉपिक को कर सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।